Come on. What did you expect? हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम नई सीरीज लोकी के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। अब ये वीडियो एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, बल्कि हम इसमें उन चीजों को मेंशन करेंगे जो प्रॉब्लम लोकी सीरीज की फर्स्ट एपिसोड ने उठा दिए हैं। लोकी की पहली एपिसोड जो शुरू हुई वो वहीं से काफी चौंकाने वाली चीजें दिखाती गई कि यार एक गॉड की इतनी बुरी हालत कर देने वाले लोग कौन है। फिर जो ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई टीवीए की, वो तो लोगों का दिमाग और उड़ा गई कि यार यहाँ पे तो यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल लेवल से नीचे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि एक बार के लिए लोकी का दिमाग भन्ना गया कि सच में मल्टीवर्सल लेवल, तुम लोग मजाक कर रहे हो। उसके बाद उस जज ने लोकी की बेइज्जती मारी और मोबियस ने तो कह के ले ली, पर इतने में इन्हें मजा नहीं आया तो ये उन चीजों को ड्रॉर में पड़ा पेपर वेट बता दिए जिसके वजह से पूरे एक ब्रह्मांड में भसड़ मची हुई थी। मतलब यार जिन चीजों के लिए आपने 10 साल से ज्यादा लगाया और उनकी औकात अब बस कुछ रंग बिरंगे पत्थरों से ज्यादा नहीं है, तो ये सब देख के कई फैंस सोचेंगे कि यार एमसीयू काफी सही खेल गई। एंड गेम के बाद सबका सवाल यही था कि इतना बड़ा थ्रेट देखने के बाद अब क्या, अब एमसीयू ऐसा क्या और कितना बड़ा दिखाएगी। तो यार कितना बड़ा दिखाएगी वो तो यहीं से अंदाजा लग चुका है। बट इतने सारे बड़े बड़े डायलॉग्स और टाइम कीपर्स की बड़ी शान और विधि का विधान लिखना, मल्टीवर्स का मुकद्दर तय करना, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छी थी पर है पूरी हवाबाजी। हाँ जी, अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका भी कारण है। तो चलो अब यहाँ से वीडियो की असल शुरुआत होती है और मैं दिखाता हूँ कि टीवीए और उसकी वर्किंग क्यों इतनी क्वेश्चनेबल है। पॉइंट नंबर 1, इनकंसिस्टेंसी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कीपर्स। अब मैं बता दूं कि इन लोगों के नाम पे जितनी नौटंकी पहले एपिसोड में हुई उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कि टाइम कीपर्स क्रिएशन के शुरुआत में आए, अनंत टाइम स्ट्रीम्स को एक में मिलाया और बनाए शाश्वत समय। वो क्या करते हैं तो वो विधि का विधान लिखते हैं भैया, फलाना फलाना। शब्दों का चुनाव काफी बढ़िया किया गया, पर ये लोग एक बात भूल गए कि इतनी ज्यादा अथॉरिटेटिव कॉन्सेप्ट बनाने के नुकसान क्या क्या हैं। जज मोहतरमा का वो स्टेटमेंट कि एवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान था पर तुमने जो किया वो नहीं, तो ये बात पूरे टाइम कीपर्स के कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा देती है और मैं इसे दी ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के मदद से एक्सप्लेन करूंगा। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहती है कि क्या कोई सर्वशक्तिमान बीइंग कुछ ऐसा कर सकता है जो उसी के पावर्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। थोड़ा आसान बनाते हैं, हम जानते हैं कि जो ईश्वर है उनके पास इनफाइनाइट क्रिएशन और इनफाइनाइट पावर यानी ओमनीपोटेंस दोनों की एबिलिटी है। तो क्या ईश्वर कुछ ऐसा बना सकता है जो इतना बड़ा और भारी हो कि वो खुद उसे ना उठा पाए? अब कुछ कहेंगे कि एकदम, क्योंकि उनके पास इनफाइनाइट क्रिएशन की एबिलिटी है। पर एक मिनट, उनके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ भी तो है, यानी अगर वो उसे उठा लेंगे तो ये फीट उनके इनफाइनाइट क्रिएशन वाले पावर को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी, और अगर वो नहीं उठा पाए तो ये फीट उनके इनफाइनाइट पावर वाले एट्रीब्यूट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। यानी इस केस में कोई एक एट्रीब्यूट तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी ही, और ऐसा होते ही हमें पता चल जाएगा कि गॉड उस वाले एट्रीब्यूट में इनफाइनाइट नहीं है, उनके एट्रीब्यूट में फाइनाइटनेस आ जाएगी। फिर वो एक एब्सोल्यूट बीइंग कैसे रहेंगे? तो इसका जवाब देता आया गया है कि गॉड इतने परफेक्ट एंटिटी हैं कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जो उनके कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे। ऑफ कोर्स ये बस एक टेम्पररी आंसर, इसका परमानेंट आंसर आज तक नहीं दिया जा सका है। तो अब आते हैं टाइम कीपर्स में कि भैया अगर तुम्हारा सेल्फ प्रोक्लेम्ड जॉब ही यही था कि तुम क्रिएशन के अंदर शाश्वत समय की रखवाली करोगी और वो बैलेंस बना रहे, इसलिए तुम हर एक बीइंग का मुकद्दर भी लिखोगे ताकि वो इटर्नल टेम्पोरल ऑर्डर बना रहे, तो फिर भैया तुमने ऐसी विधि का विधान अवेंजर्स के लिए लिखा ही क्यों कि वो तुम्हारे ही एट्रीब्यूट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। एक तरफ तुम कहते हो कि वो ये किए वो किए बैलेंस लाए, फिर वही लोग ये लिख देते हैं कि अब तुम कुछ मुट्ठी भर लोग मेरे ही नियम को तोड़ दो, जाओ 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 जाओ। यानी ये लिटरली बैठकर खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब होता है ना कि टाइम कीपर्स की अथॉरिटी क्वेश्चनेबल है भैया। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं। तो अब आते हैं एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस के सवाल पे। उसका सवाल थियस्ट लोगों से था कि तुम कहते हो कि गॉड जो है वो ऑल पावरफुल है और गॉड ऑल गुड भी है,
तो फिर मुझे बताओ कि ईविल यानी बुराई एग्जिस्ट क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ऑल गुड बीइंग अपने क्रिएशन में ईविल रखेगा ही क्यों। और एक बार के लिए चलो मान लेते हैं कि ईविलनेस आ गई, तो उनके ऑल पावरफुल होने के वजह से वो उस ईविल को खत्म भी तो कर सकते थे, पर वो भी नहीं कर रहे। इससे एपिक्यूरस ने दो आउटकम निकाले। पहला, इफ अ डीटी विलिंग टू प्रिवेंट ईविल बट नॉट एबल देन ही इज नॉट ऑल पावरफुल। और दूसरा, इफ ही एबल बट नॉट विलिंग देन ही इज नॉट ऑल गुड। हाँ, मैं जानता हूं कि ये तुम्हें लेक्स लूथर की याद दिला रहा होगा। God is all powerful. He cannot be all good. And he is all good. And he cannot be all powerful. बट वो डायलॉग भी यहीं से लिया गया है। तो बात यही है कि अगर टाइम कीपर्स के होते हुए भी एवेंजर्स ऐसी हरकत कर गए, यानी अगर टाइम कीपर्स उन्हें रोक सकते थे पर रोके नहीं, then they are not rational, and if they are rational but not able, then they are not all authoritative। और इसका तीसरा आउटकम एपिक्यूरस ने दिया था कि if God is both able and willing, then why there is evil। तो ये यहाँ भी आएगा कि if TVA and timekeepers are both rational and authoritative, then why there is multiverse। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के तरफ। डू TVA also comes under विधि का विधान। तो TVA ने लोकी को बताया कि तुमने जो किया वो विधि के विधान में नहीं लिखा गया था। ठीक है, एक्सेप्टेड। बट ऐसा करने के बाद TVA वाले आएंगे, लोकी को पकड़ेंगे, उसे TVA में ले आएंगे। क्या ये सब विधि के विधान में लिखा गया है? यानी क्या TVA की वर्किंग विधि के विधान में आती है? अब इसका आंसर हाँ या ना जो भी दोगे फंसोगे, क्योंकि अगर वो विधि के विधान में आती है तो उनके वहां पहुंचने के बाद से लेके होने वाली हर घटना TVA को पता होनी चाहिए थी। पर हमने देखा कि लोकी रूम से भाग भी सकता है, ये बात मोबियस नहीं जानता था। यानी TVA की वर्किंग विधि के विधान में नहीं आती। यानी कि भैया फिर से वही प्रॉब्लम कि यार ये टाइम कीपर्स ऐसी चीज लिखे ही नहीं रहे, बट ऐसा डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं जो उनके कॉन्सेप्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और अगर उस सवाल का जवाब ना में दोगे तो भी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि TVA की वर्किंग भी विधि के विधान के अगेंस्ट है, तो फिर वेरिएंट्स को पकड़ने वाले इस डिपार्टमेंट को भी तो कोई पकड़ो। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3, यानी हु राइट्स द विधि का विधान ऑफ टाइम कीपर्स। क्रिएशन बना, टाइम कीपर्स आए, उन्होंने सब ठीक किया और विधान लिखने बैठ गए। तो अब सवाल आता है कि ये चीज किसने लिखी होगी? ये क्रिएशन होगा, फिर ये 3 लोग आएंगे, वहां जाएंगे, फिर वो इस तरह करेंगे, फिर वो विधान लिखेंगे, फिर वो TVA बनाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, कि ये 3 क्या करेंगे और कब करेंगे ये किसने लिखी? किसी ने तो डिसाइड की होगी ना। अब कोई आके ये मत कहना कि वो खुद से ऐसा करते, वो किसी विधान में नहीं बंधे, क्योंकि विधान में नहीं बंधना यानी एब्सोल्यूट होना, और एब्सोल्यूट कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता। ये एब्सोल्यूटनेस का सबसे प्योर एट्रीब्यूट है। पर टाइम कीपर्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, यानी वो एब्सोल्यूट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। TVA is nothing just a bunch of people having cool gadgets। अब ये बात सबसे ज्यादा साबित हुई है कि भैया ये TVA वाले जितनी बकैती करते हैं उतने बड़े तीसमार खां हैं नहीं। मोबियस का ये कहना कि तुम उतने बड़े भी कोई क्रिमिनल नहीं, तुम तो बस एक चूजे हो, मैंने तुमसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स देखे हैं। और फिर उसी डिपार्टमेंट को इसी चूजे की जरूरत पड़ रही है उसी के एक काउंटर पार्ट को रोकने के लिए। काहे भैया कहाँ गई तुम्हारी शेरदिली, निकल गई हवा? बस एक छड़ी और एक पट्टा और एक टाइम ठीक करने वाली मशीन के दम पे इतना घमंड? और काहे का घमंड बे? वो पट्टा निकाल लेने के बाद उसी ऑफिसर की लोकी ने कितनी गंदी बजा दी वो हम देख ही लिए हैं। साले दूर बैठा इंसान तेल डाल के आग लगा दे रहा है तुम्हें, और बातें करते हो गॉड से ऊपर होने की। ये तो शुक्र मनाओ कि वो लोकी था तो 1-2 हाथ मार भी पाए। कैप्टन या बकी जैसा कोई बंदा होता जो क्लोज कॉम्बैट में मास्टर है ना, तो TVA हेडक्वार्टर्स में सबकी लाशें पड़ी मिलती। बात करते हैं गॉड से ऊपर होने की। खैर आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मोबियस ने लोकी से कहा कि हम तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखते हैं। इवन अगर मैं तुम्हें वहीं ले जाके छोड़ दूं जहां से आए हो, तो यही सब इवेंट्स तुम्हारे साथ होंगे लोकी, जो तुम सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। यानी ये बात क्या प्रूव करती है कि आपका बीत चुका लाइफ एक सर्टेनिटी है, क्योंकि वही तो विधान में लिखा गया था। और एक तरह से देखें तो उस सर्टेनिटी को जो तोड़ता है वही वेरिएंट कहलाता है ना। तो अब मुझे कोई बताओ कि फिर नताशा पास्ट में जाके मरी कैसे? क्योंकि उस ईयर यानी 2015 का विधान था कि नताशा जिंदा थी और फेज 2 का इवेंट्स चल रहा था, तो ये पास्ट में जाके वो विधान तोड़ के मरी कैसे?
उसे जिंदा रहना चाहिए। अब फिर अगर कहोगे कि मरना उसके विधान में लिखा था, तो इस पास्ट वाले सर्टेनिटी का क्या? यानी इनका एक विधान तक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इवन इनका ये कहना कि एक खास टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले बीइंग को हम दूसरे टाइम में एग्जिस्ट करने नहीं दे सकते। तो कैप्टन पास्ट में जाके रुका कैसे? एक टाइम पे दो कैप्टन एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट या इनके क्रिएटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। और सबसे आखिरी चीज, पॉइंट नंबर 6, व्हाई थेनोस इज स्टिल द मोस्ट बैडएस विलेन। एपिसोड में जब लोकी को उसकी आगे की जिंदगी दिखाई गई कि कैसे उसकी मां मर जाएगी, फिर उसके पिता भी नहीं रहेंगे, फिर उसने खुद की मौत भी देखी और उसका दिल दहल गया और उसने बदलने का फैसला किया। अब यही चीज हुई एंड गेम में, जब पास्ट का थेनोस अपने आगे का जिंदगी देखा, खुद की मौत देखी, वो भी सर कट के, और उसने क्या किया? शिप तैयार करो रे, चलो देखे एवेंजर्स के जिगरे में कितना दम है। क्योंकि खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो सीने में। ये माइंडसेट देख रहे हो बंदे की? कुछ भी करो, इट विल स्ट्रेंथन माय एम। मैं डरूंगा नहीं। मैट टाइटन ऐसे ही नाम नहीं पड़ा बंदे का। अब एट द एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार देखो, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, यहाँ तक कि जितनी बड़ी बात करोगे उसे हैंडल करना उतना मुश्किल होता है। ऊपर से दो चीजें ऐसी हैं जिसके साथ खेलने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए, और वो है एक अथॉरिटेटिव एंटिटी का कॉन्सेप्ट और टाइम का कॉन्सेप्ट। ये दो ऐसी चीजें हैं ना कि ये आप फ्लॉलेस बना ही नहीं सकते। आप व्यूवर्स में से जो भी फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं वो इन कॉन्ट्राडिक्शंस को जानते होंगे कि ये सवाल जितने छोटे या आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। और यार टीवीए को ऐसी नौटंकी बंद करनी चाहिए। इनका पाला अभी तक लेवल वाले बंदों से पड़ा नहीं है। इन्होंने अभी ढंग से इविलनेस और कत्लेआम मचते नहीं देखा है, तो ये इतना 30 मार खां बनना ही छोड़ दें। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने आपको बताना चाहा कि फर्स्ट एपिसोड के बाद क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आगे के लिए दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो बेटर होगा यार एमसीयू इन सब को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दे, और अगर सच में नहीं किए ना तो ये काफी बड़ी मिस्टेक्स में से एक होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप इस सीरीज के आगे के एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।